तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिए होंगे। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। नीचे जो दिया गया तीन इक्वेशन है एक्स वाई जेड का, इस तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। और ये एग्जाम में तो आता ही है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ऐसे तो इस इक्वेशन को बहुत सारे मेथड से सॉल्व किया जाता है और एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैकोबी मेथड से, शेड्यूल मेथड से, उसके बाद मैट्रिक्स मेथड से, क्रेमर्स रूल से, मतलब बहुत सारे ऐसे रूल है जिस रूल का यूज करके हम इस एक्स वाई जेड का वैल्यू स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो पहले ही लिख दिया है कि नहीं, इसको मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ो पहले, क्या क्रेमर्स रूल से है या मैट्रिक्स मेथड से, क्योंकि इक्वेशन सेम रहेगा। लेकिन अगर मेथड कर दे अलग तो तरीका अलग हो जाएगा। चाहे किसी नियम से बनाओ, आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू सेम आएगा। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट देखिए, जब अगर मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन पूछ रहा है तो कैसे बनाना है देख लीजिए। क्योंकि जब आपको हम पढ़ाऊंगा क्रेमर्स रूल से तो कुछ दूर तक सिमिलरली आपको मिलेगा कि अरे ये तो मैट्रिक्स मेथड से ही बन रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें फार्मूला अलग है, इसमें फार्मूला अलग है। तो स्टूडेंट देखिए, मैट्रिक्स मेथड से कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का इक्वेशन दिया रहे, तीन इक्वेशन दिया रहेगा आपको, तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है। ये जो इक्वेशन दिया गया है, लेट कैपिटल ए इक्वल टू स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसके एक्स वाई जेड के जितना भी एलिमेंट है उसको आपको फर्स्ट रो में लिख देना है। यानी 2 - 3 + 5, यानी ये एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट रो में इसको लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन का जो एलिमेंट है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, उसको सेकेंड रो में लिखेंगे। ये हो जाएगा 3, 2 और -4। और ये थर्ड इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1, 1 - 2। ठीक है, कैपिटल ए मान लेंगे। और बी में स्टूडेंट्स इक्वल, ये जो बराबर के बाद देख रहे हैं 11 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -3 है, इसको मान लेना होता है। यानी 11 और उसके बाद -5 और -3, इसको कॉलम में इस तरह से रिप्रेजेंट करके लिखना है। अगर कहीं कहीं देखिएगा ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे दे देगा 11 है, प्लस करके बराबर दे देगा 0। तो स्टूडेंट देखिए, इस इक्वल से पहले है +11 है, तो +11 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -11, तो आपको माइनस लिखना होगा। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही दे दिया =11। अगर इक्वल करके 0 है, इक्वल से पहले देखिए कांस्टेंट जो है आपका विदाउट एक्स वाई जेड से फ्री जो है वो प्लस है कि माइनस, तो उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। लेकिन जब ये बराबर के बाहर में हो तो जैसा चिन्ह दिया है इसके पास सिंबल, वैसा ही यहाँ पे नोट कर देना है। ठीक है, तो कैपिटल बी बराबर क्या मानेंगे, 11 - 5 - 3। और स्टूडेंट्स x, कैपिटल X इक्वल टू, ये इक्वेशन में देखिए कौन सा वेरिएबल दिया है, एक्स वाई जेड। अगर पी क्यू आर रहता तो पी क्यू आर लेते, लेकिन यहाँ पर है एक्स वाई जेड, इसको इस तरह से लिख दें। लिखने का तरीका बतलाया, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो यही लिखने का तरीका सेम है। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, इसीलिए ax = b, क्योंकि ax = b, इसीलिए x = a इनवर्स × b। ये इक्वेशन ध्यान रखना स्टूडेंट्स। फ्रॉम फर्स्ट कर देता हूँ इसको, क्या ax = b, इसीलिए x बराबर a इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, इसीलिए a में पावर क्या हो जाएगा -1 × b, यानी a इनवर्स × b। तो इस इक्वेशन, इस x का वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट्स। तो x का वैल्यू निकलने का मतलब क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड होना। ये x किसके बराबर है, एक्स वाई जेड का। तो हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन 1 में देखिए फार्मूला है, हमें a इनवर्स निकालना है। और इससे पहले वाले वीडियो में आपको सिखाए थे कि किस तरह से इनवर्स फाइंड किया जाता है। उसी तरह से स्टूडेंट अब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो
आपको 2 क्वेश्चन मिल रहा है सीखने को, ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो फिर यहाँ से हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे। जब ए इनवर्स फाइंड होगा तो देखिए इनटू में बी है, तो ए इनवर्स को बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 - 5 - 3 से। इनटू करने के बाद जो हमारा कैलकुलेट आंसर आएगा वही रिजल्टेंट आंसर होगा एक्स वाई जेड का। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं ए इनवर्स। लिखेंगे, चूंकि ए बराबर देखिए क्या दिया है, मैट्रिक्स 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2। यहाँ से स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे हम लोग। इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा आपका 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2। ऐसा डिटर्मिनेंट में बतलाए थे स्टूडेंट्स कि अगर मैं फर्स्ट रो को एक्सपेंड करूंगा तो क्या लेंगे बाहर में 2, बचेगा क्या, फर्स्ट रो का एलिमेंट छोड़ना होता है और फर्स्ट कॉलम का भी, तो ये चारों बचेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए, और चारों बचेगा तो गुना करते जाइए ना, एक बार तो सिखा चुके हैं। तो ये इस लाइन को छोड़ना है और इस लाइन को छोड़ना, तो क्या बच रहा है ये चारों, तो 2 गुना -2, यहाँ क्या हो जाएगा -4। फिर माइनस का सिंबल देंगे, -4 गुना 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। फिर स्टूडेंट माइनस का चिन्ह दिया जाता है, आपको पहले बतलाए थे, पहले प्लस लेते हैं फिर बाद में माइनस लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले से -3 है, यहाँ पर हो जाएगा -3। फर्स्ट रो के एलिमेंट को तो छोड़ ही देना है। अब यहाँ सेकंड कॉलम भी छूट रहा है, क्या बचेगा 3 - 4 1 - 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई -2। समझ रहे हैं, या फिर एक बार लिख दूं, तुम लोग का जो है नखरा कि कैसे हो फिर से बताइए। चलिए एक लाइन जजन होगा 2, ये लाइन छोड़ो ये लाइन छोड़ो, हो जाएगा स्टूडेंट 2 - 4 और 1 - 2, ठीक है। फिर सिंबल किसका, माइनस का, इसको लेना है -3 को, तो फार्मूला में होता है माइनस, लेकिन ऑलवेज यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3। अब यहाँ पे फर्स्ट रो तो छोड़ ही रहे हैं, यहाँ पे सेकंड कॉलम छोड़ेगा क्योंकि 3 के कारण, तो बचेगा क्या 3 - 4 1 - 2, तो 3 - 4 1 - 2। फिर स्टूडेंट प्लस का चिन्ह लिया जाता है, यहाँ पे 5 लेना है, ये लाइन को छोड़ो ये लाइन छोड़ो, तो 3 2 1 1, तो 3 2 1 1। अब सिंपल इसको एक्सपेंड करो, 2 - 4 प्लस 4, हाँ +4। फिर स्टूडेंट 3 ये हो जाएगा -6 + 4। क्यों +4 हो रहा है, क्योंकि माइनस होता है फार्मूला के कारण, और माइनस गुना -4 गुना 1, तो -4, यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे +5, यहाँ हो जाएगा 3 और -2। देखिए क्या आया, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -2 बच रहा है, तो -2 × 3 -6, यहाँ पे बच रहा है 1, तो +5 बराबर -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिए। अब हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, सॉरी R1, फर्स्ट रो का कोफैक्टर, पहला सिंबल क्या होगा प्लस का, फिर स्टूडेंट्स माइनस का, फिर प्लस का, यही चलता था, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे चले आइए ये पर ना, तो इस बार फर्स्ट रो छोड़ना है, अब फर्स्ट कॉलम भी छोड़ना है, क्योंकि 2 की बात हो रहा है। तो बचेगा क्या 2 - 4 और 1 - 2, लिख दो 2 - 4 और 1 - 2 1 - 2, चलो ठीक। अब स्टूडेंट -3 की बात हो रहा है, इसका मतलब सेकंड कॉलम भी छूटेगा, तो क्या बचेगा 3 - 4 1 - 2, 3 - 4 1 - 2। अब स्टूडेंट 5 का बात हो रहा है, मतलब थर्ड कॉलम भी छूट रहा है, इसका मतलब 3 2 1 1, 3 2 1 1, क्या है वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का -4 +4, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका -6 +4, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 3 - 2, क्या बच रहा है 0, यहाँ पे +2 और यहाँ पे 1, फर्स्ट रो का कोफैक्टर। अब सेकेंड कॉलम
रो का कोफैक्टर ऑफ R2, सेकेंड रो का कोफैक्टर सीरीज लिखिए प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ माइनस से शुरू, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, क्या, चलिए इसमें नंबर को सजाइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बस जोड़ घटा गुना भाग। अब इस बार सेकेंड रो स्टूडेंट छोड़ देना पूरी तरह से, इस तीनों कॉलम को भरना है ना, इस उसमें सेकेंड रो छोड़ देना है, सेकेंड रो तो छोड़ ही देना है, तो 3 के बाद हो रहा है तो फर्स्ट कॉलम भी छूटेगा, तो क्या बच रहा है -3 5 1 -2, तो -3 5 1 -2। उसके बाद यहाँ पे 2 का बात हो रहा है, इसका मतलब सेकेंड कॉलम भी छूट रहा है, क्या बचेगा 2 5 1 -2, 2 5 1 -2। अब यहाँ पे स्टूडेंट -4 की बात हो रहा है, इसका मतलब थर्ड कॉलम छूटेगा, क्या बच रहा है 2 -3 1 1, 2 -3 1 1, कंप्लीट आंसर 6 -5, इसमें -4 -5, इसमें 2 + 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकता हूँ, यहाँ बच रहा है +1, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा -9 और यहाँ हो जाएगा -1। ये सेकेंड रो का कोफैक्टर, चलिए नोट करिए, मेरे पास जगह नहीं है, मिटाऊंगा इसको, थोड़ा जूम करते हैं, नोट करिए। अभी फर्स्ट रो का कोफैक्टर फाइंड हुआ है और सेकेंड रो का, थर्ड रो का तो अभी बाकी है। इधर मिटा दूं स्टूडेंट्स, ये मिटाते हैं, इसको भी रहने देते हैं क्योंकि उधर मिटेगा अपने। कोफैक्टर ऑफ R3 मतलब तीसरा रो, स्टूडेंट देखिए सीरीज कहाँ खत्म हुआ था, माइनस प्लस माइनस, तब यहाँ प्लस से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर ये नियम से मत बनाना, फिर माइनस फिर प्लस। चलिए नंबर को सजाइए, यही क्वेश्चन था, यहाँ पे जो रखा हुआ था मैंने मिटा दिया। स्टूडेंट थर्ड रो की बात हो रहा है, इसका मतलब है कि थर्ड रो में एक कहीं भी यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट नहीं होगा, थर्ड रो को हमेशा छोड़ के चलना है, तीनों घर में नंबर जब लिखेंगे थर्ड रो का बात ही नहीं होगा। अब देखिए 1 का बात हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, ये 4, यानी -3 5 2 -4। उसके बाद स्टूडेंट इस 1 का बात हो रहा था, इसका मतलब सेकेंड कॉलम भी खत्म होगा, क्या बचेगा 2 5 और यहाँ पे 3 -4। चलिए यहाँ पे -2 का बात हो रहा था, इसका मतलब थर्ड कॉलम भी खत्म होगा, क्या बचेगा 2 -3 और 3 2। चलो लिखो यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 12 -10, यहाँ हो जाएगा माइनस में -8 -15। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा 4 + 9, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 15 और -23 8, तो -23 यहाँ हो जाएगा +23 23। उसके बाद ये 9 और 4 10 13 तो +13, तो ये स्टूडेंट थर्ड रो का कोफैक्टर। चलिए यहाँ मिटाऊं, याद रखना है डिटर्मिनेंट और ए का वैल्यू आया है -1, कहीं पे लिख देता हूँ, मिटाओ। इसीलिए कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, पहला रो में स्टूडेंट्स
फर्स्ट रो का कोफैक्टर हमारा हो जाएगा 0 2 1, सेकेंड रो का स्टूडेंट हो जाएगा -1 -9 और -1, और थर्ड रो का स्टूडेंट हो जाएगा कोफैक्टर एलिमेंट्स 2 23 प्लस 13। कोफैक्टर तो फाइंड हो गया। अब मुझे एडजॉइंट चाहिए, क्योंकि हमें तो ए इनवर्स में फाइंड करना है। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो कोफैक्टर है ना इसका ट्रांसपोज कर देना है। सभी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट रो का एलिमेंट कॉलम में 0 2 1, सेकेंड रो का स्टूडेंट्स -1 -9 -1, और थर्ड रो का स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ से 2 23 13। ये एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब मुझे इन्वर्स चाहिए, इसीलिए ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट हमारा है स्टूडेंट्स 0 -1 2 2 -9 23 1 -1 13, डिवाइड कितना से डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना -1 हमने फाइंड किया था, -1 से डिवाइड करिए। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा कितना -1 से सभी एलिमेंट्स डिवाइड हो जाएगा, सभी का चिन्ह बदलने वाला है। ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा कंप्लीटली 0 1 -2 -2 9 -23 -1 +1 -13, किसके कारण -1 के डिवाइड के कारण। तो कंप्लीटली स्टूडेंट ए इनवर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अगर आपको ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोलता तो स्टूडेंट हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं आंसर, लेकिन यहाँ तो कहता है मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए फ्रॉम 1 से ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स है क्या, ये इनवर्स हमारा है यहाँ पे स्टूडेंट 0 1 -2 9 -23, यहाँ हो जाएगा -1 1 -13, ठीक है। और इसके साथ इंटू कौन होने वाला है b। b का वैल्यू देखो क्या है 11 -5 -3, इतना दिख रहा है। अब मल्टीप्लाई कर दो। अब अच्छे से आपको पता होगा कैसे मल्टीप्लाई होता है, शुरू में ही बताए थे। देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट रो का जितना भी एलिमेंट है वो ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद जोड़ देना होता है। कहने का मतलब क्या है 0 × 11 तो 0 प्लस का सिंबल देना, 1 × -5 तो हो जाएगा -5, फिर प्लस का सिंबल देंगे क्योंकि जोड़ना होता है। सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं एक जगह। फिर -2 × -3 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स +6। फर्स्ट रो को आपने क्या किया फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके जोड़ करके लिख दिए। अब उसी प्रकार से सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जोड़ देंगे सेकेंड रो में। हो जाएगा -2 × 11 तो -22, फिर प्लस का सिंबल दीजिए 9 × -5 तो हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स -45। थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है। फिर प्लस का सिंबल दीजिए स्टूडेंट्स -23 × -3 यहाँ हो जाएगा +69। फिर थर्ड रो के जितना भी एलिमेंट है ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, एक ही कॉलम ही है और जोड़ देना है। यहाँ हो जाएगा -1 × 11 तो -11, 1 × -5 तो स्टूडेंट हो जाएगा -5 प्लस का सिंबल, -13 × -3 तो माइनस प्लस हो जाएगा 39। कंप्लीटली देखिए क्या होने वाला है, ऊपर में क्या बचेगा +1 और यहाँ पे देखिए -22 -45 ये हो जाएगा -45 -22 जोड़ दीजिए 5 2 7 6 -67 प्लस 69 यानी +2। उसके बाद देखिए नीचे वाला सबसे -11 -5 तो
तो स्टूडेंट ये हो जाएगा कितना कितना होने वाला है -16 और यहाँ पे 39, तो 39 और -16, यहाँ पे 3 और 2 यहाँ पे 2, 23। चलो देख लीजिए स्टूडेंट x का वैल्यू आया है 1 to 23। यहाँ से मैं हटूंगा और इसको मिटाने वाला हूँ, एक लाइन और लिखना है, इसलिए आप नोट कर लो। स्टूडेंट्स ये एक कैपिटल X किसके बराबर है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाले XYZ, इसीलिए XYZ इक्वल टू क्या 1 to 23, ये हो जाएगा 1 to 23। इसीलिए x का वैल्यू सिमिलरली 1, y का वैल्यू y के बराबर क्या है 2 और z का वैल्यू इसके बराबर 23। ये स्टूडेंट कंप्लीट आंसर है, ये आपका आंसर है। x का वैल्यू 1 फाइंड हुआ, y का 2 और z का 23। तो जब भी आपको एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए और बोल दिया गया कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें, तो आपको यही प्रोसेस अपनाना होगा और इसी तरीक़ा से सॉल्व करना है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ए इनवर्स ऐसे भी आपको फाइंड करना ही है, और मैट्रिक्स मेथड दे दिया तो ए इनवर्स फाइंड करके बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको हमेशा आंसर इसी तरह से आएगा, एक ही कॉलम में एलिमेंट होगा, एक कॉलम होगा। अगर 3 इक्वेशन दिया है तो 3 रो वाला आएगा। तो x के सामने वाला नंबर x का वैल्यू, y का सामने y का और z के सामने वाले z का वैल्यू। थैंक यू।